साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल जॉर्डन्स स्टडी पर। मैं प्रशांत आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन का कंसेप्ट क्या होता है और एक्सटेंशन एजुकेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं जो एक्सटेंशन एजुकेशन में काम करते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो ICAR नेट, ARS, STO या फिर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, इनका कोई सब्जेक्ट एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर में या MSc एग्रीकल्चर में जिनका सब्जेक्ट है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो इससे पहले यदि आपने एक वीडियो एजुकेशन के बारे में नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं आपको यहाँ लिंक दे दूँगा आई बटन में, तो आप यहाँ पर उसको देख लेंगे। तो बात करते हैं एक्सटेंशन जो वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि एक्सटेंशन किस वर्ड से लिया गया है, किस भाषा का ये शब्द है। तो इंट्रोडक्शन में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि एक्सटेंशन जो वर्ड है लैटिन वर्ड है एक प्योरली, जिसमें दो वर्ड हैं, एक है एक्स और एक है टेंसिस, जिसमें एक्स का मतलब होता है आउट और टेंसिस का मतलब होता है स्ट्रेच। अब बेसिकली हिंदी में आउट का मतलब होता है बाहर और स्ट्रेच मतलब होता है फैलाना, मतलब कि टू स्ट्रेच आउट समथिंग, किसी चीज़ को बाहर की तरफ फैलाना। लेकिन हमको यहाँ पर किसी को फैलाने से इन द सेंस कि ये मतलब है कि यदि कोई जानकारी हमारे पास है तो उसको शेयर करना, ताकि वो वैल्यूबल हो सके उन लोगों के लिए जिनको वाकई उसकी आवश्यकता है, जिनको वाकई उनका नीड है। तो इस बारे में है एक्सटेंशन। अब ये रिलेटेड हो सकता है किसी इनोवेशन से, किसी क्रिएशन से, या कोई ऐसी नीड जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है या किसानों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस बारे में एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसे कि इसमें दो वर्ड जुड़े हुए हैं, एक एक्सटेंशन और इससे एक वर्ड जुड़ा हुआ है एजुकेशन। तो यहाँ पर एजुकेशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल चेंजेस। अब डिज़ायरेबल चेंजेस किस में लाना है? ह्यूमन के बिहेवियर में। ह्यूमन के बिहेवियर में कौन से चेंजेस लाए जाएं कि हम कह सकें कि एजुकेशन का पार्ट है। तो प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर थ्रू गेनिंग डिज़ायरेबल नॉलेज, एटीट्यूड, मेंटल एंड मैनुअल स्किल इज कॉल्ड एजुकेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन में दो वर्ड जुड़े हुए हैं, पहला है एक्सटेंशन और दूसरा है एजुकेशन। तो एजुकेशन का मतलब हमने समझ लिया है। अभी फिर भी हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कि एजुकेशन बेसिकली है क्या। एजुकेशन सिंपल सा है कि आपने सुन रखा होगा कहीं ना कहीं कि एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। मतलब कि यदि आपके पास शिक्षा है तो ये आपके साथ एक हथियार का काम करती है आपको इस बाहरी दुनिया से लड़ने के लिए। लड़ना इन द सेंस कि आपको हर चीज़ सही गलत के पैमाने आपके पास होते हैं, क्या चीज़ सही है और क्या गलत। तो इसी को परिभाषा में इस तरह से उतारा गया है कि प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर, एक ह्यूमन के बिहेव में कुछ वांछित, कुछ डिज़ायरेबल परिवर्तन लाना, जैसे कि उसके नॉलेज में इम्प्रूव करना, उसके एटीट्यूड में, उस एटीट्यूड मनोवृत्ति, उसके मेंटल हेल्थ को साउंड करना, उसके मेंटल स्किल्स को परिवर्तित करना। ओके, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। सपोज़ कि अभी हमें एक्सटेंशन एजुकेशन से कोई एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो अभी की ज़रूरत क्या है, हमें किस तरह का एजुकेशन का ज़रूरत है, एक्सटेंशन एजुकेशन का अभी हमें ज़रूरत है। ठीक, ये आपका क्या होगा, डिज़ायरेबल चेंजेस हो गए जो आप अपने आप में लाना चाहते हैं। तो यही एजुकेशन कहता है। अभी एक्सटेंशन एजुकेशन दोनों वर्ड को जब हम कंपाइल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये देख लें कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे होकर हम गुजरते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि ऐसा नॉलेज प्रोवाइड कराना लोगों को, या जो नीडफुल लोग हैं, जो किसान हैं, उनको ऐसा नीडफुल डाटा या फिर उनका जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराना, ताकि जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो भी वो कल्चरल प्रैक्टिसेस हो या फिर एग्रीकल्चरल कोई प्रैक्टिसेस हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका बेनिफिशियल हो उनके लिए। तो इस बारे में एक्सटेंशन एजुकेशन वर्क करता है, और वो भी एक कन्विंसिंग मैनर में। कन्विंसिंग मैनर मतलब कि एक आसान तरीके से, जो उनके नज़रिए से इजी टू कैच हो, जल्दी से सीखने जैसा हो। तो ये एक्सटेंशन एजुकेशन कहता है। दूसरा कि लोगों को इतना सक्षम बना देना, हेल्प देम टू टेक डिसीजन, ताकि वो अपने डिसीजन खुद से ले सकें, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ के बारे में खुद से वो समझ सकें, और एक स्पेसिफिक लोकल कंडीशन में वो इन चीज़ों को से सही जो आउटपुट है वो सारी चीज़ें ले सकें। कुछ की पॉइंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे जो वर्ड एक्सटेंशन है,
वो सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पर सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई, कहाँ इस्तेमाल किया गया। तो इस बारे में कुछ की पॉइंट्स इनको हम ध्यान रखेंगे कि जो एक्सटेंशन वर्ड है तो इसको 1914 के दौरान यूएसए में इसका इस्तेमाल पहली बार किया गया, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, एक्सटेंशन एक्टिविटी। अभी हमने बात की एक्सटेंशन वर्ड फर्स्ट टाइम कहाँ इस्तेमाल हुआ, 1914 में यूएसए में इसका इस्तेमाल हुआ। बात करेंगे एक्सटेंशन एक्टिविटी सबसे पहले कहाँ हुई, तो ये एक्टिविटी भी सबसे पहले यूएसए में की गई, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। कुछ ईयर हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक 1862 में एक मोरिल लैंड ग्रांट एक्ट पास हुआ, जिस पर उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट महोदय अब्राहम लिंकन, उन्होंने इस पर साइन भी किया। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या था, 1862 में जो मोरिल लैंड ग्रांट एक्ट पास हुआ, मोरिल जो हैं वो एक एजुकेशनिस्ट थे वहाँ पर, ठीक है, तो इनके नाम पर एक एक्ट बनाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जितनी भी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट हैं उनमें जो भी इनोवेशन हो रहा है वो रूरल पीपल तक उसका ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। अगेन सुनिए कि जो भी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है उनमें जो भी इनोवेटिव वर्क हो रहा है वो किसानों के लिए यदि ज़रूरत है उसका तो उन तक वो ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। जो अमेरिका में एक लैंड ग्रांट कॉलेज है, अमेरिकन पैटर्न, इसी पैटर्न पर इंडिया में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाती है जिसका नाम है पंतनगर यूनिवर्सिटी। जो पंतनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये, इसका भी अमेरिकन पैटर्न जो लैंड ग्रांट कॉलेज है उस पैटर्न पर इसको बनाया गया। अभी अगेन 1885 में एक डेमोन्स्ट्रेशन का कंसेप्ट दिया डॉक्टर सीमेन एनेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में याद रखेंगे। डॉक्टर सीमेन एनेप, इन्होंने कंसेप्ट दिया डेमोन्स्ट्रेशन का, इसीलिए इनको फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन भी कहा जाता है। ईयर याद रखेंगे 1885। इन्होंने क्या किया कि लाओसेनिया एक जगह थी जहाँ पर इन्होंने 1 मिलियन मतलब 10 लाख एकड़ ज़मीन पर इन्होंने न्यू वैरायटी थी उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखलाया, तो इसी कारण इन्हें फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है। स्टडी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एज अ कोर्स स्टडी फर्स्ट टाइम, जो पहली बार सब्जेक्ट की तरह से इस एक्सटेंशन एजुकेशन को शामिल किया गया भारत में, बिहार के अंदर 1956 में सबौर भागलपुर में। ये भी आपने ध्यान रखना है। अभी देखते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, इसका डेफिनेशन क्या है प्योरली, तो ये एक अप्लाइड बिहेवियरल साइंस है। अप्लाइड बिहेवियरल साइंस है टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस through various strategy programs of changes and by applying the latest scientific and technological innovation। सिंपल सा ये मतलब है कि जो भी साइंटिफिक इजाद की जा रही हैं, जो भी इनोवेशंस की जा रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो सारी के सारी किस पर्पज़ से की जा रही, ताकि हमारा एग्रीकल्चरल लैंड जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो डेवलप हो सके। अब डेवलप कब होगा, जब भारत का किसान डेवलप होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑटोमेटिक डेवलप होगा। तो सारी चीज़ें जो भी इनोवेटिव थिंग्स हैं वो किसानों तक ट्रांसफ़र की जाए। इससे कुछ फीचर्स है, इसके बारे में देखते हैं कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ये क्या है, फंडामेंटली बिल्कुल आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है। मतलब कि एक स्कूल में एक बंद कमरे में दी जाने वाली शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा खुली जगहों पर और नीड बेस्ड होती है प्योरली। इसमें पार्टिसिपेशन जो वॉलेंटियर होते हैं उनका बिल्कुल वॉलेंट्री होता है, मतलब स्वैच्छिक होता है, किसी तरह का कोई कंपल्सेशन नहीं होता। दूसरा, इनफॉर्मल एजुकेशन का ये पार्ट है, आउट ऑफ स्कूल और आउट ऑफ कॉलेजेस में दी जाने वाली ये शिक्षा है, स्कूल के बाहर 4 दीवारियों में सिमटा हुआ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, फर्स्ट प्रैक्टिकल देन थियोरिटिकल एस्पेक्ट, पहले प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद यदि ऐसी कोई चीज़ रह जाती है जो थियोरिटिकल बेस पर बताई जाए तो वो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, कोई सिलेबस नहीं है इसका, ना ही कोई कोर्स मटेरियल है स्टडी, मतलब कि टोटली नीड बेस्ड, कि आपकी ज़रूरत क्या है उस बेस पर ये सारी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। अभी एक और चीज़ है इसमें कि फार्मर्स स्टडी द प्रॉब्लम्स, जो फार्मर हैं वो पहले जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं लोकल जगह पर, लोकल कंडीशंस में उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उन पर वो पहले स्टडी करता है। अगेन इसका क्योंकि प्रिंसिपल ही है लर्निंग बाय डूइंग, एक दूसरे से सीखना, ठीक है, फार्मर्स का क्या प्रॉब्लम है उसको ट्रेन करना और उससे भी कुछ चीज़ें सीखना उसके अनुभव से, तो ये सारी चीज़ें हैं।
फिर इसमें ये बाई डायरेक्शनल लर्निंग है, मतलब कि इससे जो एक्सटेंशन वर्कर है, जो टीचर है, वो सिखा भी रहा होता है और सीख भी रहा होता है। टीचिंग इज़ ऑल्सो थ्रू लोकल लीडर्स, इसमें जो टीचिंग है वो लोकल लीडर्स के थ्रू भी की जाती है। लोकल लीडर्स को से बात कर कर उनके थ्रू लोगों को जोड़ना और फिर उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन तक आसानी से पहुंचाना। तो लोकल लीडर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले होता है। दूसरा, ये एक हॉरिजॉन्टल लर्निंग है। हॉरिजॉन्टल लर्निंग मतलब सीखते हुए सिखाना, सीख भी रहे हैं प्रॉब्लम्स को, उनके अनुभवों को सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हेट्रोजीनस ऑडियंस इसमें होता है, मतलब बिल्कुल विजातीय है, कहें कि सारे तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, माता बहन बुजुर्ग, सभी तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स। तो ये सारी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक चीज़ और इसमें कि फुली फ्लेक्सिबल है, टोटली फ्लेक्सिबल, मतलब कि लोगों की नीड के अकॉर्डिंग हर चीज़ में वो चीज़ें आ रही हैं नीड बेस्ड। तो क्योंकि ओवरऑल ये नीड बेस्ड ही ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती हैं लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, तो फुली फ्लेक्सिबल है। यदि किसी का प्रॉब्लम कुछ है तो उस पर चर्चा की जाएगी, ना कि एक ट्रेनर अपने जो लोग हैं ऑडियंस को क्या देना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोसेस है, लगातार सीखे जाने वाली ये प्रोसेस है। टीचर लर्नर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर, जो टीचर है वो भी अपने लर्नर से सीख रहा होता है और सिखा रहा होता है। ओके, फ्रीडम टू डेवलप प्रोग्राम लोकली, पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं एक्सटेंशन वर्कर और फार्मर्स की वो अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को डेवलप कर सके। इट मीन्स कि जो एक लोकल कंडीशन में कौन सा प्रोग्राम सही रहेगा उस पर वर्क किया जाता है, ठीक है, ना कि अपने अकॉर्डिंग कि मुझे आपको क्या चीज़ देना है जो कि आपको पसंद नहीं फिर भी मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं। इट मीन्स कि जिसके नीड का है, जिसकी ज़रूरत का है, उस तक ये चीज़ें पहुँच जाएँ तो अच्छी बात है। ये इसका बेसिक सा प्रिंसिपल होता है। अगेन टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, जैसे मैंने कहा पहले फर्स्ट प्रैक्टिकल देन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, नीड बेस्ड एक्टिविटी होती है। अभी ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ये जो पॉइंट्स पे जिन पर हमने बात की, एग्जामिनेशन में आपके साथ सामने ये ऑप्शंस रहेंगे, तो आपने चूज़ करना विच वन इज़ राइट एंड विच वन इज़ नॉट, कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगेन कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के, तो बेसिकली यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इंडिया के अंदर कौन सा है और ओवरऑल क्या इसका मोटो होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का, इस बारे में बात करते हैं। तो मूवमेंट कैन बी डिवाइड इनटू 2 डायमेंशन, 2 तरह से इसको बांटा गया है। पहला फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स, फंडामेंटल जो आधारभूत इसका ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि लोगों का सर्वांगीण विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। अब उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, जैसे लोगों की नेट इनकम को बढ़ाना, लोग मीन्स फार्मर्स, क्योंकि बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वर्क इन द विलेजेस। ओके, विलेज जो रूरल एरियाज़ है उनमें ये वर्क करता है। तो लोगों की, किसानों की नेट इनकम बढ़ाना, उनका प्रोडक्शन बढ़ाना, मोर टू मोर ग्रो करना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उनको मार्केटिंग सिस्टम के बारे में समझाना, ठीक है, उनका रहन सहन का तरीका सही करना, यदि अच्छा है तो वेल एंड गुड, यदि नहीं तो उनको बताना कि क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगी। तो टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल। अगेन टू डेवलप रूरल लीडरशिप, लीडरशिप को डेवलप करना, उनके स्किल्स पर वर्क करना, यदि कोई यूथ लीडर है तो उनकी मदद करना। डेवलप ऑफ रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ को डेवलप करना, एजुकेशन से उनको जोड़ना, शिक्षा से उनको जोड़ना, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में बात करना और उनको वो प्रोवाइड भी कराना रूरल एरियाज़ में। अगेन टू ट्रेन रूरल यूथ फॉर डेवलपमेंट वर्क, जो यूथ है, जो किसान का यूथ है, उसको डेवलपमेंट वर्क से जोड़ना, क्योंकि जानकारी सबको है लेकिन उस जानकारी को सही दिशा में ले जाना ये इम्पोर्टेंट होता है। अगेन दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है, इन इंडिया देर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। इंडिया के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव इसके बताए गए हैं। ओके, बट जो पहला ऑब्जेक्टिव जिसके बारे में हमने बात की वो तो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो मेनली जो ऑब्जेक्टिव वो यही है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अगेन बात करते हैं कि इंडिया में वो कौन से 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनकी मैं अभी बात कर रहा था। पहला, डिसेमिनेशन ऑफ यूजफुल एंड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन।
डिसेमिनेशन मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाव करना, लोगों तक उसकी अप्रोच बनाना। तो जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाना, किसानों तक पहुंचाना, रूरल एरियाज़ में डिसेमिनेट करना। दूसरा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूज़फुल नॉलेज। जो प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस हैं, मतलब कि जो वाकई ग्राउंड लेवल पर वर्क करती हैं, वो यूज़फुल जो नॉलेज है उसको लोगों तक पहुंचाना। ठीक है। टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ रूरल पीपल। ग्रामीण लोगों से के जीवन से जुड़े हर एक पहलू को छूना, उसको यदि सुधार की ज़रूरत है तो उसमें सुधार भी करना। एक की पॉइंट है जो आपको यहाँ बताना ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट भी है, कि द वर्ड लर्निंग बाय डूइंग वॉज कॉइन्ड बाय जॉन डेवी इन 1966। लर्निंग बाय डूइंग, कर कर सीखना। ये जो दो वर्ड जो दिए गए हैं, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये किसने दिया? जॉन डेवी ने दिया 1966 में। कुछ प्रिंसिपल्स हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के, उसके बारे में बात करते हैं। पहला, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि लोग इसमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो ज़रूरत की बात होती है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। जैसा कि हमने देखा कि पार्टिसिपेशन इज़ वॉलेंटरी, बिल्कुल स्वैच्छिक है, तो लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जुड़ेंगे इसमें। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस मतलब कि ये बेस्ड होता है कल्चरल डिफरेंसेस पे। कल्चरल डिफरेंस मतलब कि जो लोकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्लान है, जो भी प्रोग्राम्स है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन वॉलेंट्रीली होता है, बिल्कुल स्वैच्छिक होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बड़े बूढ़े, माता बहन, यूथ, यंग या फिर ओल्डेस्ट, सभी इसमें इसका पार्ट हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन ये इम्पोर्टेंट है। फोर्थ वन, प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी मीन्स ये है कि ये जो प्रोग्राम्स हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के, पूर्णतः जो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कि उनको चेंज भी किया जा सकता है। फार्मर का प्रॉब्लम क्या है उसके बेस पर उसको फ्लेक्सिबल रखा जाता है। तो दिस इज द मीन्स ऑफ एडेप्टिबिलिटी, कि लोग उसको किस तरह से अडेप्ट कर रहे हैं, तो उस बेस पर उसको फ्लेक्सिबल रखा जाता है। फिफ्थ वन, ग्रास रूट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रास रूट का मतलब कि हवाई बातें यहाँ पर नहीं की जाती हैं, ग्राउंड लेवल पर क्या प्रॉब्लम है उनको फाइंड किया जाता है एंड देन सॉल्व आउट, उनको बाद में फिर सॉल्व आउट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ग्रास रूट प्रिंसिपल की, सारे लोगों से जुड़कर, उनसे कनेक्ट होकर, एक्चुअल चीज़ को समझकर उस चीज़ पर वर्क किया जाता है। सिक्स्थ वन, लीडरशिप प्रिंसिपल। लीडरशिप प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि अगर कोई विलेज है और उसका कोई लोकल लीडर्स हैं तो उनकी बात लोग जल्दी सुनेंगे, बजाय कि एक नए एक्सटेंशन वर्कर यदि किसी विलेज में इंटर करता है तो बजाय उसकी बात सुनने के पहले लोग किसकी बात सुनना पसंद करते हैं? लोकल लीडर्स की। तो ये इम्पोर्टेंट है कि लीडरशिप प्रिंसिपल का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोकल लीडर की मदद से हम लोगों से जुड़ सकें, एक एक्सटेंशन वर्कर लोगों से जुड़ सके, क्योंकि लोकल लीडर जो वहाँ दिन रात रहता है तो वो गांव की परेशानी को अच्छी तरह से समझता है, तो उसका एक महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल होता है। सेवंथ वन, द होल फैमिली प्रिंसिपल। होल फैमिली प्रिंसिपल का मतलब जैसा कि अभी मैंने कहा कि इसमें सभी लोग जुड़ सकते हैं, सभी लोग उनकी समस्याएं, उनकी जो प्रॉब्लम है उसके बेस पर सारे लोग उनकी ज़रूरत की चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन से या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनसे जुड़कर सारी चीज़ें वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि फैमिली के सारे सदस्य, बच्चे, बड़े, बूढ़े, माता, बहन, भाई, सब लोग इससे ट्रेनिंग का एक हिस्सा हो सकते हैं। एट्थ वन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो वहाँ की जो तहसील है, तालुका है, जो ज़िला है, उनके जो भी लीडर्स हैं तो वो उनसे कोऑपरेशन करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं और उनसे जुड़कर अपने जो भलाई की बातें होती हैं तो उनके बारे में वो विचार भी करते हैं। तो जो विलेज पीपल होते हैं कोऑपरेशन का जो प्रिंसिपल है एक अहम यहाँ पर भूमिका निभाता है। नाइन्थ वन, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि यदि आप कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ओके, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो और वहाँ के किसान लोग यदि आपसे जुड़ रहे हैं तो हर एक प्रोग्राम का यदि सक्सेस की है तो वो सेटिस्फेक्शन, यदि वो सेटिस्फाई है इट मीन्स कि वही आपकी सक्सेस का की है, आपका ट्रेनिंग देना या आपका उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो आपका सारा का सारा सफल रहा यदि आप उनको सेटिस्फाई कर पाते हो अपनी ऑडियंस को तब। टेंथ एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन। यदि आप किसी ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, कोई एक्सटेंशन एजुकेशन एक्टिविटी की जा रही है एग्रीकल्चरल सेक्टर में,
तो ज़रूरी हो जाता है उसको एवेल्यूट करना कि आपने का ट्रेनिंग का पर्पस क्या था, उसको ऑर्गेनाइज कराने के बाद उसका क्या इम्पेक्ट हुआ, लोगों तक उसकी जानकारी सही से पहुंची या नहीं पहुंची, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो साथियों आज के लिए इतना ही है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।